चलिए सभी गुड आफ्टरनून जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। टाइम हो गया है, सब लोग जल्द से जल्द आइए। आप लोग टाइम हो गया है, करंट अफेयर क्लास चलेगा। जल्द से जल्द सभी लोग आइए। ठीक है, सभी गुड आफ्टरनून जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो। तो आज हम बात करेंगे अनअकैडमी के बारे में। उसके बाद करंट अफेयर ऑलरेडी जो मैं सेशन चला रहा था वो सीरीज चलती रहेगी, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं हैं, मेंस का भी है, प्रीलिम्स का भी है, इंटरव्यू भी कई जगह चल रहे हैं। तो इसको लेके मैं करंट अफेयर का जो सीरीज लेके चल रहा हूँ वो कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी के बारे में कुछ बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विद अस, जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, क्वालिटी कंटेंट है, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का चैनल है यूट्यूब का। तो सभी का इसमें स्वागत है, मोस्ट वेलकम है सभी का। जल्द से जल्द सभी लोग आइए। ठीक है। अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो डेली लाइव क्लास मिलेगा। जैसे लाइव क्लास का मतलब होता है सीधा प्रसारण। ठीक है, लाइव क्लासेज मिलेंगे आपको। टू वे कम्युनिकेशन होगा, जो क्वेश्चंस पूछने होंगे, जैसे मैं पढ़ाऊंगा, कुछ अगर क्वेरी होगी तो आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टू वे कम्युनिकेशन होगा। स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे, जो कोर्स होंगे स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास चलेगा। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, पॉलिटी है तो पॉलिटी, मतलब प्रॉपर तरीके से आपकी क्लास चलेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा। टेस्ट और क्विज का मतलब क्या होता है कि टेस्ट और क्विज देके जो भी क्वेरी है, जो भी कुछ पूछना होता है, तो आप टेस्ट दीजिए, क्विज दीजिए, और अपने एरर्स को, कमियों को दूर करने का आपको मौका मिलेगा। तो टेस्ट और क्विज आप लोग देते रहिए, उससे पीछे मत हटिए बेटा। ठीक है, टेस्ट दीजिए, क्विज दीजिए। उससे होता क्या है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो टेस्ट और क्विज के द्वारा ही वो चीजें सॉल्व हो सकती है। टेस्ट दीजिए, क्विज दीजिए, और अपने जो भी एरर्स हैं, जो भी कमियां, उसको दूर करने का आपको मौका वहां पे मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब यही होता है कि अगर सपोज दैट किसी भी एजुकेटर का लाइव क्लास नहीं भी देख पाते हैं, तो वो जो लाइव क्लास होता है आपके मोबाइल में स्टोर हो जाता है, और आप अनलिमिटेड एक्सेस के साथ कितनी बार भी चाहे उतना देख सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड एक्सेस है आपका। ये अनअकैडमी का ऐप है, जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग डाउनलोड नहीं किए वो डाउनलोड कर ले, बाकी लोग तो डाउनलोड कर ही लिए हैं, जो नहीं किए वो करें। ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 4 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। अब चाहे 4 क्या 5 हो गया। ऑप्शनल कोर्स मेरे हिस्ट्री है, मैं आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी करंट अफेयर चल रहा है। और ये टेलीग्राम का लिंक है, जो लोग नहीं जुड़े हो टेलीग्राम से अभी तक, तो टेलीग्राम से जुड़ जाए। इस पे क्लास की टाइमिंग, डेट, पीडीएफ सब कुछ टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाता है। ठीक है। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर हैं यूपीएससी सीएससी की फील्ड की, अगर मैं बात करूं, तो सारे के सारे एजुकेटर आपको अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं। किसी भी टॉप एजुकेटर से क्लास ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे क्लास लेना चाहते हैं। एक्सटेंज टू इंडिया बेस्ट एजुकेटर जैसी सब्सक्रिप्शन आप किसी भी टॉप एजुकेटर से क्लास ले सकते हैं। ठीक है। अगर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात किया जाए, यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन के, क्योंकि मैं प्लस एजुकेटर मैं भी हूँ, मुझसे भी क्लास ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। पॉलिटी कोऑर्डिनेशन आईआर का सब्सक्रिप्शन है, ज्योग्राफी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्सक्रिप्शन है, एनसीईआरटी की समरी का सब्सक्रिप्शन है, हिस्ट्री का सब्सक्रिप्शन है, ऑप्शनल कोर्स के भी सब्सक्रिप्शन है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग कोर्स, ये सारे कोर्स अनअकैडमी पे अवेलेबल है, किसी में भी क्लास ले सकते हैं आप। अगर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात किया जाए तो दो तरह के प्लान चलते हैं यूपीएससी सीसी जीएस सब्सक्रिप्शन के। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, दूसरा होता है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन। तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन है 1 मंथ का भी है, 3 महीने का भी है, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का है। जो 1 ईयर का चार्ज है 49,500 है। ये कोड है, सेम कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। आफ्टर 10% डिस्काउंट ओनली पे 44,550 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और ये कोड जो है PJ01 कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, 10% डिस्काउंट आपका तुरंत हो जाएगा। इसमें और भी बेनिफिट देखिए क्या मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। तो ये चारों चीजें आपको मिलेंगी, आप आराम से लीजिए जो आपको सुटेबल हो। दूसरा जो प्लान है आइकॉनिक का प्लान है, वो थोड़ा सा डिफरेंस है प्लस और आइकॉनिक में। ये 1 ईयर का है, 2 ईयर का है और 3 ईयर का है। जो 1 ईयर का इसका चार्ज है 69,500 है। कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट। आफ्टर 10% डिस्काउंट आपको पे करना है 62,550 रुपए 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन, 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन का, आइकॉनिक का। ठीक है। इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, ये प्लस वाले चारों फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको आइकॉनिक अगर आप लेते हैं तो, जैसे लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल। इसके साथ साथ क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, वो पर्सनल कोच आपको मिलेंगे, जो पर्सनली आपको गाइड करेंगे, पर्सनली आपको समझाएंगे, पर्सनली आपको बताएंगे, और जो भी एरर्स होंगी, जो भी कमियां होंगी, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, पर्सनल कोच होंगे, स्टडी प्लानर होंगे, जो आपके प्लान के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। स्टडी प्लानर कैसे पढ़ाई करना है, किस तरीके से क्या करना है, और पर्सनली आप लोग को फीडबैक दिया जाएगा, आप लोग के घर वालों को फीडबैक दिया जाएगा कि आपका बच्चा देखो इस तरीके से पढ़ नहीं रहा है। ठीक है। तो जिसको भी प्लस लेना हो प्लस लीजिए, आइकॉनिक लीजिए आइकॉनिक लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको सुटेबल हो, प्लस या आइकॉनिक। और आइकॉनिक का प्राइस अब हाइक होने वाला है। ठीक है। 31 दिसंबर के पहले जल्द से जल्द इसी साल आप लोग आइकॉनिक अगर प्लान लेना हो तो ले लीजिए, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ने वाला है, मैं बार बार कह चुका हूँ। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं।
एक महीने का भी जैसे ऑप्शनल के भी कोर्स हैं, 1 मंथ के हैं, 6 महीने के, 12 महीने के, 24 महीने के, 36 महीने के। 1 ईयर का चार्ज है 27,500। सेम कोड है PJ01, यूज कीजिए, 10% डिस्काउंट और 10% डिस्काउंट 24,750 आपको पेमेंट करना होगा। बाकी 2 ईयर है, 3 ईयर है, जो भी लेना हो आप अपने तरीके से ले सकते हैं। आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कॉम्बैट चल रहा है। कॉम्बैट का मतलब क्या है बेटा? ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अनअकैडमी ने कॉम्बैट स्टार्ट किया है। 6 दिसंबर से चालू हो चुका है। हर अल्टरनेट संडे को होगा। इस संडे को नहीं हुआ, आने वाले जो भी संडे उसमें होगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं उनको तो बहुत बहुत बधाई, वो लोग पेपर देते रहे। जो लोग ना दिए हैं वो रजिस्ट्रेशन करें, और रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें कोई कोड पूछेगा तो ये कोड यूज कर सकते हैं, PJ01। तो होगा क्या, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। आपको ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जितने भी बच्चे हैं, फाइट करने वाले बच्चे हैं, जो मतलब फाइट मतलब यूपीएससी की तैयारी जो कर रहे हैं हम, तो वो बच्चे आपको यहाँ पे मिलेंगे। प्रतिस्पर्धा होगा और आपको भी जितना तक पढ़े हैं अपने टैलेंट को दिखाने का एक मौका है। तो उस मौके को मत गवाइए और तुरंत रजिस्ट्रेशन कीजिए, अनअकैडमी पे आइए, मतलब रजिस्ट्रेशन कीजिए कॉम्बैट पे, और अपने आप को दिखाइए कितनी प्रतिभा है आप में। ठीक है, एनरोल कीजिए अपने आप को। 45 मिनट का टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 13 कॉम्बैट हैं, 6 सेक्शन होगा, रिलेटिव स्कोरिंग होगा, और हर अल्टरनेट संडे को होगा। ठीक है, तो ये आप चीजों को ध्यान दीजिएगा। इस बार भी होगा। और आपको पता है ना, 2021 आने वाला है, नया साल आने वाला है, पुराना साल जाने वाला है। वैसे भी 2020 चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट अस क्रैक इट करते हैं। 2021 में ओनली 6 मंथ रिमेनिंग बचे हैं 2021 के प्रीलिम्स के। तो बेटा जिनको भी लगना है ना, लग जाओ, मौका नहीं मिलेगा दोबारा। 2021 आने वाला है, प्रीलिम्स को जिसकी तैयारी करना है, अपना पूरा जो स्ट्रेटजी बनाना है, अपने प्लान को लीजिए और तैयारी में लग जाइए। और देखिए 6 महीने का यूपीएससी सीएससी 2021 का प्रीलिम्स का एक बैच आ रहा है, 28 दिसंबर से चालू हो गया है। तो आप देख सकते हैं जितने भी टॉप टीचर्स हैं, आपको टॉप 100 टीचर जैसे मैंने कहा, किसी से भी क्लास ले सकते हैं। तो जो बैचेज आ रहे हैं आप देख सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स के GS 6 मंथ बैच है, कोर्स है 2021 के। प्रीलिम्स सिलेबस कवरेज पूरा किया जाएगा, कवर किया जाएगा। इसमें टॉप एजुकेटर होंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस किया जाएगा, पीडीएफ भी दिया जाएगा स्टडी मटेरियल का, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सॉल्यूशन होगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन होगा। अगर कोड यूज करना है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो PJ01 यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और भी वैसे बैचेज आ रहे हैं, देखिए 6 मंथ के बैच हैं आपके। ठीक है, 1 ईयर के बैच हैं, या 2 ईयर के बैच है 2023 के लिए। तो और भी जितने भी बैचेज आ रहे हैं उस बैच में भी आप क्लास ले सकते हैं। ठीक है, लक्ष्य 2023, लक्ष्य 2022, तो आप किसी में भी क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लास लीजिए। और आइकॉनिक का प्राइस बेटा 31 दिसंबर लास्ट डेट है, बढ़ने वाला है। नया साल पे नया कुछ करिए, तो अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए और आइकॉनिक का अपना सब्सक्रिप्शन बचा सकते हैं। 31 दिसंबर के पहले लेंगे तो कभी भी बढ़ सकता है प्राइस। ठीक है, आइकॉनिक में। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं हो तो आप मुझे बताइए, आगे हम चर्चा करते हैं। छठी अनुसूची के बारे में आज हम थोड़ा पॉलिटी के बारे में चर्चा करेंगे, राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। 6 शेड्यूल क्या है, छठवीं अनुसूची क्या है, चर्चा में क्यों है, क्यों चर्चा में है, आखिर चर्चा का विषय क्यों बनाइए। ठीक है, तो छठी अनुसूची, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है। कोई भी कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को नहीं है? आगे बढ़े। ठीक है, तो छठवीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं, 6 शेड्यूल के बारे में बात करते हैं कि छठवीं अनुसूची आखिर क्या हमको देता है, आखिर इसका महत्व क्या है छठवीं अनुसूची का, क्यों चर्चा में है इतना। तो हाल ही में मेघालय के खासी छात्र संघ, आपको पता है ना, गारो खासी जयंतियां वहां पे पाई जाती है। ठीक है, जनजातियां। तो खासी छात्र संघ मतलब खासी स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों ने मेघालय में बसे सभी बंगालियों को बांग्लादेशी घोषित किया है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि मेघालय की राजधानी क्या है, राजधानी क्या है। उसके बाद आप मुझे बताइए कि वहां के सीएम कौन है और वहां के गवर्नर कौन है। 3 चीजें इतना तो आपको पता होना चाहिए मेघालय के बारे में। ठीक है, मेघालय शिलोंग राजधानी है उसकी, और सीएम और गवर्नर का नाम आप लोग जरूर बताइए। क्यों चर्चा में है, जैसे मैंने कहा कि मेघालय के जो खासी छात्र संघ के जो सदस्य हैं, उन सदस्यों ने मेघालय में जो लोग भी बांग्लादेशी थे, उनको, जो बंगला सभी बंगालियों को बांग्लादेशी, मतलब मैं कहने का मतलब है कि जितने भी बंगाली लोग वहां रहते हैं उनको बांग्लादेशी घोषित किया गया है। किसके द्वारा? मेघालय में जो खासी छात्र संघ के जो रहने वाले सदस्य हैं, उन सदस्यों के द्वारा मेघालय में जो भी बंगाली लोग रह रहे हैं, उन सभी बंगालियों को बांग्लादेशी घोषित किया है। ऐसा क्यों किया है, आगे इस पे चर्चा करेंगे। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? बाकी सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, थोड़ा इसके बारे में बताइए मुझे। मेघालय शिलोंग। ठीक है, चलिए। इसके चलते कुछ विद्वानों ने मेघालय को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत प्राप्त शक्तियों को फिर से मूल्यांकन करने का सुझाव दिया है। तो कुछ ज्ञानी टाइप के लोग आते हैं, वो अपना रिव्यू देते हैं। तो उन्होंने रिव्यू दिया है कि सर देखिए ऐसा है कि मेघालय को भारतीय संविधान की जो छठवीं अनुसूची है उसके तहत जो शक्ति मिली हुई है, उस शक्तियों को फिर से मूल्यांकित करने का सुझाव दिया है। आगे इस पे चर्चा और करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है?
विद्वान लोग तो हर जगह आते हैं। तो उन विद्वानों ने कहा कि देखिए मेघालय को छठवीं अनुसूची दी गई है, तो छठवीं अनुसूची का उसको यूज तो करना है कि नहीं करना है। तो वही छठवीं अनुसूची को मेघालय जो छठवीं अनुसूची की तहत प्राप्त जो शक्तियां उस शक्तियों को फिर से मूल्यांकित करने का सुझाव दिया गया है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। या तो कोई डाउट है किसी को भी? 6 शेड्यूल, मेघालय, शिलोंग। आगे देखते हैं इसके बारे में, पृष्ठभूमि क्या है, क्या बैकग्राउंड है, क्या हुआ क्या था, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। आगे बढ़े फिर, जैसा आप लोग कहें। चलिए, पहाड़ी राज्य मेघालय आपको पता है नॉर्थ में पड़ता, नॉर्थ ईस्ट है। पहाड़ी राज्य सेवन सिस्टर्स। पहाड़ी राज्य मेघालय पिछले कुछ समय से सांप्रदायिक हिंसा की लहरों और असहज शांति के बीच झुलता रहा है। आपको पता है कि वहां पे बड़ी अशांति है, सांप्रदायिक हिंसा कई बार हो चुकी है, हो भी रही है वहां पे, और लहरों और असहज शांति के बीच झुलता रहा है, जिसमें यहाँ के खासी छात्र संघ का भी हाथ रहा है। ठीक है। और इस संगठन में पिछले लंबे समय से राज्य में गैर आदिवासियों के खिलाफ हिंसा के आरोप लगते रहते हैं। ठीक है। तो ऐसा किया जा रहा है, छात्र संगठन के द्वारा ऐसा कहा भी गया है, सदस्यों ने कहा है कि जो लोग बंगाली यहाँ रह रहे हैं उनको हम बांग्लादेशी घोषित करते हैं। ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि पहाड़ी राज्य जो मेघालय है, जिसकी राजधानी शिंगांग है, पिछले कुछ सालों से ऐसा वहां पे देखा जा रहा है, कुछ समय से देखा जा रहा है कि वो सांप्रदायिक हिंसा की लहरों और असहज शांति के बीच होता रहा है। और जहां पर शांति नहीं रहेगी, अशांति रहेगी, जहां पर असहज की स्थिति पैदा रहेगी, कब क्या हो जाए, वहां पे जनजीवन कैसा होगा आप लोग खुद समझ सकते हैं। जिसमें यहाँ की खासी छात्र संघ का भी हाथ रहा है इस अशांति को फैलाने में, इस सांप्रदायिक हिंसा को फैलाने में। ठीक है। और इस संगठन में पिछले लंबे समय से राज्य में गैर आदिवासियों के खिलाफ, जो भी वहां पे गैर आदिवासी लोग रहते हैं, जैसे बंगाली भाई लोग रहते हैं, उनके खिलाफ हिंसा के आरोप लगते रहे हैं। ठीक है। और हाल ही में इस संगठन ने मेघालय में बसे सभी बंगालियों को, जैसे मैंने कहा कि जो भी बंगाली है उनको बांग्लादेशी घोषित कर रहे हैं सभी। और इसके तहत यह राज्य में आने वाले बाहरी लोगों को विनियमित करने के लिए इनर लाइन परमिट, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इनर लाइन परमिट के लिए एक आंदोलन की अगुवाई भी करना है कि भैया हमारे क्या जो भी गैर आदिवासी आएगा उसको इनर लाइन परमिट लेकर आना पड़ेगा, अगर नहीं आएगा तो भैया हिंसा करेंगे हम। ठीक है। और वहां के रहने वाले, मैंने जैसे कहा कि वहां के रहने वाले जितने भी बंगाली भाई हैं उनको ये बांग्लादेशी घोषित कर रहे हैं, जो संविधान में मिली छठवीं अनुसूची है उसके तहत। तो ये माजरा है इनका, ये बैकग्राउंड है, और इसी के बारे में हम चर्चा भी कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़े धीरे धीरे। तो आगे बढ़ा जाए। चलिए बढ़ते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं है, नो बकवास, सीधी बात। कुछ विशेषज्ञों का मानना है, जो विशेषज्ञ लोग होते हैं, कि मेघालय सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में अशांति के चलते भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर गहरा धक्का लग सकता है। जाहिर सी बात है, जो पूर्वोत्तर का एरिया है, आपको पता है कि पूर्वोत्तर के एरिया जो सेवन सिस्टर्स है या एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, जाहिर सी बात है सरकार द्वारा तरह तरह की योजनाएं वहां पे चल रही हैं। अगर वहां पे योजनाओं का मतलब क्या, अगर वहां पे विकास होगा, वहां पे डेवलपमेंट होगा, वहां पे जाहिर सी बात है उन लोगों को वहां पे रोजगार मिलेगा। और मैं बार बार जैसे कहता हूँ कि हमारे देश में भी ऐसे घूमने लायक बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ लोगों को भी नहीं पता है। अगर वहाँ डेवलपमेंट किया जाए, वहां पे विकास किया जाए, तो जो लोग बाहर घूमने जाते हैं उनको अपने देश में घूमने के लिए फुर्सत नहीं मिलेगा। अपने देश में घूमिए ना, बहुत सी ऐसी जगह है जो लोगों को नहीं पता है। ठीक है। मेघालय बहुत खूबसूरत जगह है, पहाड़ी एरिया है, हिल स्टेशन है, शांति होगी, कौन नहीं चाहता है शांति हो, प्रॉस्पेरिटी हो, वहां के लोगों को शिक्षित शिक्षा मिले, रोजगार मिले, कौन सा स्टेट नहीं चाहता है। तो जो एक्ट इस पॉलिसी है जो मोदी जी लेके आए हैं, उस पर गहरा धक्का लग सकता है। आपको पता है चाइना की नजर हमेशा लगी रहती है, और जैसे मैंने बताया था कि अभी ब्रह्मपुत्र नदी पर वो बांध बना रहा है। तो इन सब चीजों को लेके कहीं ना कहीं हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, गंभीरता से सोचना पड़ेगा इस बात को लेके, कि हम जो अपना नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है उसको अगर हम उसको सही तरीके से नहीं मैनेज कर पाएंगे तो हमारे लिए कहीं ना कहीं चुनौतियां उत्पन्न करेगा वो। और चाइना तो बगल में ताक पे बैठा ही है, देख ही रहे हैं आप। मेघालय जैसे राज्यों में इनर लाइन परमिट की मांग पर्यटन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि टूरिस्ट ही तो जाएंगे घूमने। अगर टूरिस्ट नहीं जाएंगे घूमने तो भैया रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? वहां पे कौन सी कंपनी वहां पे लगी हुई है? तो उनका जो आय का स्रोत है वो टूरिज्म है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जहां पर शांति होगा, जहां पर प्रॉस्पेरिटी होगा, वहां पे लोग आवागमन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा, तो जाहिर सी बात है लोगों को रोजगार भी तो मिलेगा। तो इनर लाइन परमिट की जो ये बात कर रहे हैं छात्र संघ वाले जो लोग हैं, जो संगठन है, वो जो बार बार कह रहे हैं कि जो बाहर गैर आदिवासी हैं उनके ऊपर हिंसा के, उनके ऊपर आरोप भी लगे हैं, और गैर आदिवासियों को बार बार ये कह रहे हैं कि भैया इनर लाइन परमिट लेकर आपको आना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इनर लाइन परमिट है तो फिर टूरिज्म का क्या होगा भैया? ये भी एक तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो जैसे मैंने कहा कि मेघालय जैसे राज्यों में इनर लाइन परमिट की मांग अगर होती है तो पर्यटन क्षेत्र को भैया नुकसान हो सकता है, कौन जाएगा फिर वहां? फिर बताइए। और इनर लाइन परमिट पर्यटकों को इस खूबसूरत पहाड़ी राज्य मेघालय से अलग कर सकती है।
तो फिर भैया आय के जो रेवेन्यू के आपके स्रोत है फिर बंद नहीं हो जाएंगे। तो ये चीजें उन लोगों को सोचना चाहिए इस बात को। जहां पर्यटन उद्योग आय का एक प्रमुख स्रोत है, उसके साथ ही ये मांग निवेशकों में भी अरुचि पैदा कर सकती है, इन्वेस्टर्स जो भी होते हैं। जबकि मेघालय के विकास में इनकी अति आवश्यकता है, क्योंकि टूरिज्म ही ऐसा बिजनेस है जो वहां की रेवेन्यू को जनरेट करता है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो सिक्किम हो, पूर्वोत्तर के बहुत सारे एरिया जैसे हैं कि जहाँ पे भैया कंपनी नहीं है उतनी ज्यादा। उत्तराखंड में तो चलो कंपनी कुछ है भी, एक आध जगह है जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश में। लेकिन अगर मेघालय की बात की जाए तो वहां तो भाई साहब सबसे बड़ी बात है कि वहां पर टूरिज्म भी बिजनेस है। और आप तो बात इनर लाइन परमिट की बात कर रहे हैं। इनर लाइन परमिट होगा तो फिर बाहर के लोग कैसे आएंगे भैया, अगर नहीं तुम दोगे तो फिर टूरिज्म कैसे होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक जटिल मुद्दा बन जा रहा है। ठीक है, तो यही चीजें हैं छठी अनुसूची के बारे में जो मेघालय जैसे राज्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं मुझे। यहाँ तक कोई डाउट है? जो वहाँ के छात्र संगठन कह रहे हैं कि छात्र संघ कह रहा है कि भैया, सदस्य कह रहे हैं कि हम तो इनर लाइन परमिट देंगे आदिवासियों को, जो लोग बाहर आएंगे आदिवासियों को छोड़ के, जो बाहर के लोग आएंगे वहां के रहने वाले बंगाल को लोग उन्होंने बांग्लादेशी घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये उपद्रव हो रहा है, कहीं ना कहीं हिंसा हो रही है, और कहीं ना कहीं से निजात हमको पाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए क्या है चीजें, एक मिनट रुक जाओ बेटा। ठीक है, ठीक है। मेघालय जैसे राज्य हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाला पर्यटन उद्योग महामारी की चपेट में आ चुका है, जैसे मैंने कहा भी। और ऐसे में यदि खासी छात्र संघ जैसे संगठनों की वजह से राज्य में और अशांति पैदा होती है तो यह काफी चिंताजनक है, जो आगे चलकर यहाँ की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। जो मैं कह चुका हूँ वही चीजें बता रहा हूँ मैं, कि भाई अगर वहाँ के लोगों का टूरिज्म ही बिजनेस है, पर्यटन ही बिजनेस है, टूरिस्ट आएंगे घूमेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, कुछ अपना बेचेंगे, वो कुछ पैसा कमाएंगे, कुछ अपना आय का स्रोत बना रहे हैं वो। अगर ये सब चीजें होगी, इनर लाइन परमिट की बात होगी जो हमारे खासी छात्र संघ के जो सदस्य कह रहे हैं, तो ये बात बताओ लोग कौन जाएंगे वहां पे। तो कहीं ना कहीं ये समस्या तो उत्पन्न हमारे लिए कर रहा है। क्या है छठी अनुसूची, थोड़ा देखिए लो कहानी माजरा क्या है। भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची के तहत मेघालय सहित असम, मिजोरम और त्रिपुरा में एक अनूठी प्रशासनिक संरचना है। और ये प्रशासनिक संरचना क्या है कि ये राज्य संविधान के अनुच्छेद 244, 275 और छठी अनुसूची के तहत कवर किए गए हैं। कौन कौन से राज्य है भैया? मेघालय सहित असम, मिजोरम, त्रिपुरा में एक अनूठी जो प्रशासनिक संरचना है, एडमिनिस्ट्रेशन संरचना है जो, और ये राज्य संविधान का अनुच्छेद कौन कौन से 244 है, 275 है और छठवीं अनुसूची के तहत सरकार जो कवर किए गए हैं। ये चारों राज्य जो असम, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, और मेघालय भी है। तो ये कवर किए गए हैं और इसी यही छठी अनुसूची है, उसी के तहत इनको अधिकार प्राप्त किया गया है। आगे और भी इस पे चर्चा करते हैं, देखिए। और भी देखिए, छठवीं अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है। और यही जनजातीय क्षेत्रों को अधिकार दिया गया है, ये इसीलिए ये बार बार कह रहे हैं कि गैर आदिवासियों को भाई साहब बाहर इनर लाइन परमिट की बात कर रहे हैं। तथा इन क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्ता के लिए स्वायत्त जिला परिषद, यानी कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और क्षेत्रीय परिषदों यानी कि रीजनल काउंसिल को अपने क्षेत्राधिकार के तहत क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती है। और इसीलिए विद्वान लोग कह रहे हैं भैया इस पर रिव्यू कीजिए, समीक्षा कीजिए इस पे। इसीलिए इनको पावर दिया गया है छठवीं अनुसूची के तहत, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, am I right? जो भी जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है, ये जो जनजातीय क्षेत्रों का जो बता रहा हूं। और इन क्षेत्रों में प्रशासन में स्वायत्ता के लिए स्वायत्त जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषदों को अपने अधिकार क्षेत्रों के तहत संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती है। और वर्तमान में छठी अनुसूची के तहत 4 पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मैंने असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और त्रिपुरा की 10 स्वायत्त जिला परिषदें शामिल हैं इसके अंदर। ठीक है, छठवीं अनुसूची। और 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित छठवीं अनुसूची स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा प्रदान करती है। और इसीलिए इनको अधिकार प्रदान किया गया है। और अधिकार तो दिया गया है, लेकिन अगर अधिकार का कहीं मिसयूज होता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए चुनौती पैदा कर रहा है। तो ये अधिकार का मिसयूज ही शायद एक तरह से कर रहे हैं, कि जो बात कर रहे हैं कि गैर आदिवासियों को हम भैया हिंसा के बार बार शिकार बना रहे हैं। गैर आदिवासियों को बंगाल के जो लोग हैं उनको कह रहे हैं कि भैया तुमको बांग्लादेशी घोषित करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो वहां के टूरिज्म के लिए एक समस्या पैदा हो सकती है। और जो हमारी एक्ट पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं एक चुनौती हमारे लिए उत्पन्न कर सकती है। तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और भी देखते हैं। यह विशेष प्रावधान संविधान का अनुच्छेद जैसे मैंने कहा 244(2) और अनुच्छेद 275(a) के तहत किया गया है। और राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को गठित करने और पुनर्गठित करने का अधिकार देता है, जो वहां के गवर्नर होते हैं। यदि एक स्वायत्त जिले में अलग अलग जनजातियां हैं, ठीक है, जैसे खारोगासी जनजाति आपने सुना होगा, तो राज्यपाल जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है, ये उसको अधिकार दिया गया है।
और छठवीं अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषद केंद्रीय राज्य संरचना के आधार पर प्रशासनिक आवश्यकताओं को निर्देशित करने में बड़ी भूमिका निभाता भी है। तो ये है छठवीं अनुसूची और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। वो कौन कौन से 4 राज्य हैं आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? या राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को गठित करने और पुनर्गठित करने का अधिकार देता है, ये तो मालूम हो गया आपको। जो गवर्नर होते हैं वो स्वायत्त जिलों को गठित कर सकते हैं और पुनर्गठित भी कर सकते हैं। और यदि एक स्वायत्त जिले में अलग अलग जनजातियां मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में, तो राज्यपाल जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? कोई डाउट है? आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं फिर। और भी देखिए छठवें अनुसूची के लाभ क्या क्या मिलेंगे, देख लीजिए क्या बेनिफिट है इनको। छठवीं अनुसूची उस क्षेत्र की भूमि पर मूल निवासियों के विशिष्ट अधिकारों की रक्षा करती है। जहाँ आदिवासी लोग हैं देख लीजिए मिला ही है उनको। छठवीं अनुसूची आदिवासी समुदाय को काफी स्वायत्ता प्रदान करती है, मिल ही रहा है उनको अधिकार। और जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद को कानून बनाने की वास्तविक शक्ति प्राप्त है। और ये निकाय क्षेत्र में विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सड़कों और नियामक शक्तियों के लिए योजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन को मंजूरी प्रदान कर सकते हैं। और थोड़ा हमें एक कमेंट करके ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पर लोकसभा की कितनी कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें अगर हैं तो बताइए कितनी कितनी सीटें हैं। ये एटलीस्ट आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है, वहां के सीएम, वहां के गवर्नर, वहां की राजधानी, एटलीस्ट सारे बच्चों को जानना चाहिए। am I राइट? तो कोई डाउट हो तो बताइए, वरना हम आगे बढ़े। कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ा जाए फिर, बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए 6 शेड्यूल, छठवीं अनुसूची। और भी देखिए मुद्दे क्या हैं, अनुसूची से जुड़े मुद्दे। कुछ विद्वानों का कहना है, क्योंकि विद्वान लोग हर जगह होते हैं, कि छठवीं अनुसूची गैर आदिवासी निवासियों के खिलाफ विभिन्न तरीकों से भेदभाव करती है, कर ही रही है भेदभाव। आप बंगाल के लोग को, रहने वाले को बांग्लादेशी घोषित करते रहे हो, गैर आदिवासियों को, और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, फंडामेंटल राइट्स का। यथा विधि के समक्ष समता, जैसा समता का अधिकार है अनुच्छेद 14, भेदभाव के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 15, और भारत में कहीं भी बसने का अधिकार जो मिला है 19, इन तीनों का आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आप भेदभाव करते हैं। तो ये विद्वानों का मत है, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि इस पर रिव्यू एक बार समीक्षा करनी चाहिए कि छठवीं अनुसूची में जो भी गैर आदिवासी निवासियों के खिलाफ जो भी विभिन्न तरीकों से हिंसा हो रही है या भेदभाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट्स जो का उल्लंघन करती है, जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, जैसे कि 14, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव के खिलाफ, और भारत में कहीं भी बसने का अधिकार जो अनुच्छेद 19 है, इन तीनों का कहीं ना कहीं उल्लंघन करती है, ऐसा विद्वानों का मत है। ठीक है, और सीमांत वर्गों के लिए वास्तव में विशेष संवैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ की गई ऐतिहासिक गलतियां दोहराई ना जा सके। लेकिन इनमें गैर आदिवासियों को न्याय से वंचित कर दिया है, जो पीढ़ियों से मेघालय में रहते आए हैं और अब हाशिए पर चले गए। तो जो लोग पहले से रह रहे हैं, अगर उनके साथ ऐसा अत्याचार होगा तो कहीं ना कहीं इस पे हमको विचार करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। इसलिए विद्वानों का मत है कि इस पे रिव्यू एक बार समीक्षा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उनकी एक अधिकार है। उनके अधिकार यही है कि सबको बराबरी का अधिकार है, कहीं बसने का अधिकार है, कहीं समान से रहने का अधिकार है। भेदभाव के खिलाफ अधिकार तो दिए गए हैं, कहीं ना कहीं जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है, तो उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। यहाँ तक राइट है आपका? यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? आगे बढ़ा जाए फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और भी देखिए, ठीक है, तो जो छात्र संगठन द्वारा की गई हिंसा ने राज्य के गैर गैर आदेशों को बाहर कर दिया, वही सब चीजें हैं मेघालय वाला। और विद्वानों का वन है कि वही छठी अनुसूची के अल्पसंख्यक आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए शामिल किया गया था शुरू शुरू में। लेकिन मेघालय जैसे राज्यों में आदिवासी बहुल रूप में है, सभी लोग जानते हैं, और यहाँ 90% विधानसभा सीटें, जिसमें मेघालय में 60 में से 55% आदिवासियों के लिए रिजर्व की गई हैं। और इसीलिए वास्तव में अब अल्पसंख्यक गैर आदिवासियों के अधिकारों को सुरक्षा की आवश्यकता है। अतः नीति निर्माताओं को भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची की तरफ प्राप्त शक्तियों को फिर से मूल्यांकित करने पर विचार करना चाहिए, और विचार किया जा रहा है। इसीलिए विद्वानों का मत है कि इस पे समीक्षा करनी चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि विद्वानों का मत है कि छठवीं अनुसूची को अल्पसंख्यक आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए शामिल किया गया था, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए शामिल किया गया था। और एक दिन मैंने आपको पढ़ाया था अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में, और मैंने ये भी पढ़ाया था कि हम लोग कहाँ पे हिंदू धर्म, कहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है और वो लोग बहुसंख्यक है, मतलब उनकी संख्या ज्यादा है।
तो आप देख सकते हैं। लेकिन मेघालय जैसे राज्यों में आदिवासी बहुल एरिया है, चूंकि गारो खासी जयंती है, तरह तरह के आदिवासी समुदाय वहां रहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि 90% विधानसभा की सीटें, इसमें से मेघालय में 60 में से 55% आदिवासियों के लिए रिजर्व रखी गई है। ठीक है। और इसीलिए वास्तव में अब अल्पसंख्यक जो है गैर आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता है। अतः नीति निर्माताओं को भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत प्राप्त शक्तियों को फिर से मूल्यांकित करने पर विचार करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें है, उस पर रिव्यू किया जाना चाहिए। ये सब चीजें आप लोग को बताई भी जा रही है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट है किसी को? आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला जो टॉपिक है, चर्चा में क्यों है, इस पे हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय मतलब हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना क्या है? आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। और वैसे भी सरकार चाह रही है कि भाई हर जगह हरियाली आए। तो हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बस 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग। बस 1 मिनट बने रहिएगा, बस 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है। चलिए अगले इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के बारे में। तो 6वीं अनुसूची सबको समझ में आ गया? 6वीं अनुसूची सभी को समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक बार कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आदिवासी बहुल एरिया है तो जाहिर सी बात है वहां पे बहुत सारी सीटें ऐसी होंगी जो रिजर्व रखी गई हैं। इसीलिए असम, मेघालय, त्रिपुरा जो मिजोरम है, वहां पर उनको 6वीं अनुसूची में रखा गया है। बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। और वो जो चीजें हैं सारी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? अगला जो टॉपिक है हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि चर्चा हुई है तो चर्चा में होगा ही, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का मतलब होता है विश्व बैंक। विश्व बैंक के बारे में पढ़ाया भी था आप लोगों को, वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार ने सुरक्षित और हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण के लिए $500 मिलियन की परियोजना के लिए एक समझौता किया है। किसने किसने किया है भैया? वर्ल्ड बैंक ने किया है और भारत सरकार, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है। किसके लिए? सुरक्षित और हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के लिए। आपको दिखाई दे रहा है ना, ये राजमार्ग के बगल में जितना हरित राष्ट्रीय गलियारा जो दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे ही तो कितने का किया गया है? $500 मिलियन का किया गया है वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार के बीच में। ठीक है। और हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना से संबंधित जानकारी थोड़ा सा देख लेते हैं। इस हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विकसित किया जाएगा। यानी कि कौन कौन से 4 राज्य हैं? जिसमें राजस्थान है, आपका हिमाचल प्रदेश है, आपका उत्तर प्रदेश है और आपका आंध्र प्रदेश में इसको विकसित किया जाएगा। और किस किस के बीच में, दोनों के बीच में परियोजना के लिए समझौता एग्रीमेंट हुआ है? भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच में $500 मिलियन का एक परियोजना के लिए। किस परियोजना के लिए? हरित राष्ट्रीय राजमार्ग जो गलियारा परियोजना, उस परियोजना के लिए भारत सरकार और गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया है। और उसने कहा है कि सर हम देखिए जितनी भी सड़कों के अगल बगल जो भी हरित गलियारा जो बनाना है हमको, वो चीजें हम करके रहेंगे। उसी के लिए $500 का मिलियन का इसका परियोजना का एग्रीमेंट हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि ये गलियारा जो होगा, परियोजना जो होगी, वो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विकसित किया जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? तो सड़कों के किनारे भाई पेड़ पौधे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई हरित गलियारा करना ही है। वैसे भी मैंने आपको पढ़ाया भी था, फास्टैग अब लगने वाला जो टोलों के ऊपर, वो भी 1 तारीख से एकदम रेगुलर कर दिया जाएगा। 1 जनवरी से अनिवार्य कर दिया जाएगा। टोलों के ऊपर आपको रुकना नहीं है, आराम से निकलते जाइए और आपके पैसे आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। पढ़ाया था सब कुछ चीजें। तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत परिवर्तन हो रहा है और ये होना भी चाहिए कि अच्छी सड़क होगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो जाहिर सी बात है और ज्यादा विकास होगा। और विकास होगा तो लोग रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोग अपना रोजी रोटी चलाएंगे। तो एक दूसरे से सभी चीजें जुड़ी हुई है। ये आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। यह परियोजना सुरक्षा और हरित प्रौद्योगिकी के संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की क्षमता को बढ़ाएगी। कोई बता सकता है मंत्री जी कौन है? कमेंट करिए और बताइए मंत्री जी कौन है वर्तमान में इस समय। कोई भी, जितने स्टूडेंट जुड़े हों, मंत्री जी बताइए कौन है इस समय।
तो ये जो परियोजना है आपकी हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा जो परियोजना होगा वो क्या करेगा, सुरक्षा और हरित प्रौद्योगिकियों के संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की क्षमता को बढ़ाएगी। और हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में 783 किलोमीटर लंबे एकीकृत सुरक्षित और हरित प्रौद्योगिकी डिजाइनों से राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। और आपको बताया 4 राज्यों का नाम बता ही दिया हूँ आपको। इस परियोजना में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राजमार्गों के निर्माण में स्थानीय और सीमांत सामग्री, औद्योगिक उत्पादों और अन्य बायो इंजीनियरिंग समाधानों का उपयोग करेगा। जाहिर सी बात है, जो चीजें टेक्नोलॉजी होगी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। जितने भी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट मिलकर काम भी करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जितने भी राज्य हैं, जैसे मैंने कहा कि हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 783 किलोमीटर के लंबे एकीकृत सुरक्षित और हरित प्रौद्योगिकी डिजाइनों से राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। तो सड़कों के किनारे जो भी राजमार्गों के किनारे जो हरित जो राजमार्ग जो है, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, हरियाली आएगी, डेवलपमेंट होगा, तो भाई रोजगार भी मिलेगा, सब कुछ होगा। तो इसी के लिए $500 मिलियन का समझौता हुआ है वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखिए। भारत सरकार अपनी अवसंरचना परियोजनाओं में पर्यावरणीय रूप से सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जैसे सरकार कह भी रही है, विकास पे डेवलपमेंट में ध्यान भी दे रही है। और यह परियोजना सुरक्षित यातायात योग्य सड़कों के निर्माण में नए मानक स्थापित करेंगी। वैसे भी देख रहे हैं कि भारत में दुर्घटना की स्थिति कितनी है, ना जाने कितने रोड एक्सीडेंट होते हैं, और सरकार इसके लिए बार बार अभियान चला रही है। और इन चीजों के लिए बहुत सी चीजें सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और प्रयास हो भी रहे हैं अच्छे। इसीलिए भाई जब जब जाहिर सी बात है कि परियोजना सुरक्षित यातायात और योग्य सड़कों के निर्माण में एक मानक स्थापित करेंगी, जरूरी भी था। और यह परियोजना राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव में ग्रीन हाउस गैसों उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जितने भी प्रदूषण हो रहे हैं, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगेंगे तो जाहिर सी बात है उन चीजों को कम करेंगे ही। तो ये सब भी इन चीजों का बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो मैंने राज्यों का नाम बताया, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में इस ग्रीन कॉरिडोर के अंतर्गत चयनित खंड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भाई राज्यों का कनेक्टिविटी अच्छा होगा तो एक बार बताओ, व्यापार भी तो बढ़ेगा, लोगों का आवागमन तो बढ़ेगा ही, लेकिन व्यापार भी तो बढ़ेगा, सब चीज बढ़ेगा भाई। एक दूसरे से सभी चीजें लिंकेड होती हैं, जुड़ी होती हैं। तो जिन राज्यों का बताया, भाई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देंगे, हरित गलियारा रहेगा, तो लोग का आवागमन भी और अच्छा रहेगा, प्रदूषण भी सही रहेगा। ठीक है, उसको उसको कवरेज किया जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? इवन की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को भी कम किया जाएगा, कम करने में मदद भी मिलेगी। राज्यों का नाम भी देख लीजिएगा आप लोग, कितने डॉलर का समझौता हुआ ये भी आप लोग देख लीजिएगा, मिलियन का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए। विश्व बैंक के बारे में जान लीजिए, कौन है विश्व बैंक? की सरकार के साथ एग्रीमेंट करना पड़ा, समझौता करना पड़ा। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था है, सभी लोग जानते भी हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पढ़ा भी चुका हूँ। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 1944 में हुए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1945 में इसकी स्थापना किया गया था। ये कई बार पेपर में पूछा गया था, वर्ल्ड बैंक। इस संस्था की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य विश्व युद्ध में बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना था। जो शुरुआत में 1945 के दौर से स्टार्ट हुआ, तो उस संस्था की जब स्थापना हुई थी तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि युद्ध में बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करना था। जो युद्ध में बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था थी, जिनकी स्थिति खराब हो चुकी थी, उनका पुनर्निर्माण करना आवश्यक था, और इसीलिए इसकी स्थापना किया गया था 1944 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 1944 में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1945 में इसमें की गई थी स्थापना। यहाँ तक कोई डाउट है? और ये जरूर याद रखिएगा कि इसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो पूछो। तो विश्व बैंक के बारे में, जो विश्व बैंक के हेड इस समय कौन है, कोई बता सकता है? प्रेसिडेंट कौन है विश्व बैंक के? प्रेसिडेंट कौन है इस समय? जितने भी स्टूडेंट जुड़े हों, प्रेसिडेंट कौन है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के? बताइए आप लोग, जिसको पता हो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर। और भी क्या बेनिफिट मिलेगा कि यह सतत राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करता है। विश्व बैंक जितने भी उसके सदस्य राष्ट्र होते हैं, उनके पुनर्निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के कार्यों में, ठीक है, आर्थिक सहायता प्रदान करता है, हमें भी किया है। और विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक व्यापक विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करने और विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन कम करने का भी प्रयास करता है। और सरकार के द्वारा तरह तरह के परियोजनाएं चलाई भी जा रही है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा विश्व बैंक के बारे में, क्योंकि पेपर में विश्व बैंक के बारे में बहुत ज्यादा पूछता है।
विश्व बैंक में कौन कौन से शामिल है ये भी देख लीजिए कि वर्तमान में विश्व बैंक के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाएं शामिल हैं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जैसे मैंने कहा भी था इसको नाम से जाना भी जाता है, 1945। ये सारी संस्थाएं जो है वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत ही आती हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 1956 है भी इसी के अंतर्गत आती हैं संस्थाएं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960 ये भी इसके अंतर्गत आती हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट जो है 1966 ये भी इसके अंतर्गत आती है। और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है 1988 ये भी इसके अंतर्गत आती है। यानी कि जितनी भी मैं आपको संस्थाएं बता रहा हूँ बेटा ये सारी की सारी इससे वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत ही आती है, इसके अंतर्गत ही काम करती है। जैसे मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से भी विश्व बैंक को जाना जाता है 1945। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 1956 याद रखिएगा ध्यान से 11 साल बाद। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960 और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट 1966 और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी 1988। ये कई बार पेपर में पूछा गया है, अब प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिएगा। तो वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, वर्ल्ड बैंक क्यों सहयोग करता है, उसके अंतर्गत कौन कौन से शामिल होते हैं संस्थाएं, ये सारा डिटेल एक ही जगह मैंने दे दिया है। कोई भी परीक्षा आएगी अगर पूछेगा तो पूरा डिटेल अगर आपको पता है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। और इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में स्थित। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए वाशिंगटन डीसी कहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन। क्या है कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन, आखिर क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों चर्चा में है, थोड़ा सा इस पे बात हम कर लेते हैं। ठीक है, कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन अगला टॉपिक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। कोई डाउट है किसी को भी, कोई भी डाउट है किसी को, अगर डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, दो टॉपिक हो चुके हैं और मैंने कहा भी था कि पेपर बहुत सारे बच्चों के हैं। देखिए मैंने अभी रिसेंटली जो पेपर बीपीएससी का हुआ था, आप जाके मेरा क्वेश्चन प्रीवियस देख लीजिएगा, मतलब मैंने जो पढ़ाया है टॉपिक उसमें से देखिएगा करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन लड़े हुए हैं। क्वेश्चन इवन के इतिहास की भी जो मैंने कहा था कि जहां से जहां तक पढ़िएगा कि 1885 से लेकर 1947 तक इर्द गिर्द गांधी जी के इर्द गिर्द जितना बताया था चंपारण से लगा है, सारे क्वेश्चन लड़े हुए हैं आपके क्वेश्चन। इसलिए बेटा जो चीजें आपको दी जा रही हैं तो कुछ सोच समझ के ही आप लोगों को समझाई जाती है चीजें, आपका काम है उनको बार बार रिकॉल करना। जैसे मैंने अभी वर्ल्ड बैंक पढ़ाया तो वर्ल्ड बैंक का डिटेल पूरा बताया कि भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच में जो समझौताएं हुई हैं तो किस पर्पज के लिए हुई है, उसका क्या योगदान है, फिर वर्ल्ड बैंक के अंदर कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो कौन सा काम करती है, ये सारा डिटेल जो है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको एक ही जगह बता देता है ताकि बार बार वो चीजें न बतानी पड़े और आपको पूरा याद भी हो जाए। ठीक है, तो आप जो भी पेपर्स होंगे, बहुत सारी परीक्षाओं के मेंस चल रहे हैं, कई जगह इंटरव्यू चल रहे हैं, कई जगह प्रीलिम्स चल रहे हैं, तो आप अपने अनुसार से जिस तरीके से पढ़ना है उस तरीके से आप देख सकते हैं चीजों। ठीक है, ये टेलीग्राम का लिंक है, जो लोग नहीं जुड़े हों टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाए। अनअकैडमी प्रिंसिपल सर के नाम से टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, और ये कोड है PJ01। ठीक है, इसका यूज करके 10% सब्सक्रिप्शन पे अपने बचा भी सकते हैं। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ा जाए तो बढ़े हैं क्या, बोलो जल्दी बताओ, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो मुझसे, आगे बढ़ा जाए, जैसा कहिए आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं फिर चर्चा में। क्यों है कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन। हाल ही में राष्ट्रीय जल मिशन, नेशनल वाटर मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, मंत्री जी का नाम बताइए तो कौन है मिनिस्टर इस समय, जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, क्योंकि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। कौन है मंत्री जी, नाम बताइए आप सभी के सभी जितने भी लोग जुड़े हो मुझसे। जल शक्ति मंत्री इस समय कौन है, जल शक्ति मंत्रालय किस मंत्री के पास है। भाई कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन में जो पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे बस ये बता दीजिए कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, मंत्रालय किसके पास है, कौन है मंत्री जी। चलिए कमेंट करके बताइएगा आप लोग आराम से। बाकी लोग नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, घर पे जाके एक बार सर्च कीजिए इनके बारे में, ये जरूरी भी है आपको जानना। हाल ही में राष्ट्रीय जल मिशन, नेशनल वाटर मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने नेहरू युवा केंद्र संगठन और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इस सब के सहयोग से कैच द रेन नामक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। तो ध्यान से देख लेना कौन कौन से लोग इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें आपका राष्ट्रीय जल मिशन भी है, आपका जल शक्ति मंत्रालय भी है, आपके नेहरू युवा केंद्र संगठन भी है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भी है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट स्पोर्ट्स वाले भी हैं, के सहयोग से कैच द रेन जो नामक जागरूकता एक अभियान है, उस अभियान की शुरुआत की गई है। तो आपका काम ये है कि जितने भी इसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए हैं,
कम से कम उस मंत्रालय का नाम आपको पता होना चाहिए कि कैच द जो रेन जो चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय जल मिशन चलाया जा रहा है, इसमें एक नहीं अनेक लोग इसमें सम्मिलित हैं। जैसे कि मैंने कहा कि राष्ट्रीय जल मिशन भी सम्मिलित है, जल शक्ति मंत्रालय भी सम्मिलित है, नेहरू युवा केंद्र संगठन भी इसमें सम्मिलित है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भी सम्मिलित है, और इन सभी के कोऑर्डिनेशन से, सभी के सहयोग से कैच द रैन नामक एक जागरूकता अभियान है, उस अभियान की शुरुआत की गई है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? और इसका मतलब क्या है आगे हम बताएंगे, और पेपर में हमेशा पूछेगा भी ये, क्योंकि पेपर में हमेशा टैगलाइन भी बहुत पूछता है। इसलिए आप लोग आराम से पढ़िए और पेपर में पढ़िएगा, आएगा जरूर, क्वेश्चन आएगा। कैच द रैन कौन कौन से मंत्रालय हैं, किसके किसके सहयोग से किया गया है, सारा क्वेश्चन पेपर में घुमा फिरा के आएंगे। टैगलाइन यही है कि बारिश के पानी का संरक्षण करना, यानी कि बारिश के जो पानी होते हैं ना उनको स्टोर करना, उसको संरक्षित करना, क्योंकि पानी जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। और अगला मुझे लगता है कि वर्ल्ड वार पानी के लिए कहीं नहीं होना मुझे, क्योंकि जिस तरीके से हम पानी को बर्बाद करते हैं, दोहन करते हैं, इन्हीं चीजों को सरकार कह रही है कि भाई उसको संरक्षण दिया जाना यार। ठीक है, जहां भी संभव हो, जैसे भी संभव हो, बारिश के पानी को संरक्षित किया जाए, संरक्षण दिया जाए, उसको स्टोर किया जाए, उसका यूज किया जाए। तो ये सरकार का जो टैगलाइन है, टैगलाइन इसका यही है, कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन का, कि बारिश के पानी का संरक्षण किया जाए। ठीक है, जहां भी संभव हो, जैसे भी संभव हो, जिस तरीके से संभव हो, उस तरीके से इसको संभव हो, जिस तरीके से हो जाए उसको हम उस तरीके से संरक्षण दें उसको। ठीक है, ये पेपर में आता है, कितने कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं, ये पूरा का पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कैच द रैन, ठीक है, नेशनल वाटर मिशन। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य यही है जो मैं उद्देश्य बताया, कि सभी स्थितियों के आधार पर जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए वर्षा जल संचयन करना, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण करना। मतलब ऐसा एक जगह बनाना जहां पर पानी को स्टोर किया जा सके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा सके, इसका निर्माण करना इसका मेन उद्देश्य है। जो वर्षा का पानी होता है उस पानी को संग्रहित किया जाए, ऐसा कोई ना कोई उपाय करना। और इसी के आधार पर है कि जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण करना। और इसके साथ ही साथ ये भी है कि अभियान के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी प्रचार और सूचना शिक्षा संचार, मतलब सभी इसमें गतिविधियों के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोगों को शामिल करना है, क्योंकि ये हवा में ना बातें हो, ये फाइलिंग बातें ना हो, मतलब फाइल में ही बातें ना हो जाए, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे प्रोजेक्ट तो फाइलों में ही काम करते हैं। इसलिए ग्रास रूट लेवल पे लोगों को उनको जागरूक करने का काम भी किया जाए, कि वो वर्षा के जो पानी है उसको स्टोर करने का काम करे, उसको संचयित करने का काम करे, उसको यूज करने का काम करे। यूज इन द सेंस मतलब जब संरक्षित रहेगा उसको यूज भी आदमी कर सकता है। तो कहने का मतलब एक अभियान के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी प्रचार और सूचना शिक्षा संचार, मतलब इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, तीनों का गतिविधियों के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोगों को शामिल करना है। और ये तभी हो पाएगा जब जाहिर सी बात है लोग अभियान चलाएंगे, लोग उसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि पहले के लोग तो ऑलरेडी जागरूक थे, पहले तो कुएं से ही पानी लोग पीते थे ना। पीते थे कि नहीं पीते थे? ये आरओ फारो कब आया है बताइए? आरओ आया है कि नहीं आया? आज तो घर घर पानी लोग खरीद रहे हैं। पानी का अगर हमको लगता है कि अल्लाह ये तो पानी के लिए ना हो जाए। तो पहले के लोग इंपॉर्टेंट थे, तो पहले की जो टेक्नोलॉजी सही थी कि आज की टेक्नोलॉजी सही है। हम मॉडर्न भले से हो गए, लेकिन पहले सोचिए, कभी किसी ने सोचा था कि भारत में तुम पानी खरीद के पिए हुए? राहगीर राहों से गुजरते थे और पानी पी लेते थे, कुओं का पानी मीठा होता था। और आज देख लीजिए स्थिति क्या है, हर चीज बिजनेस बन के रह गया है। और सरकार उसी पे कह रही है कि भाई साहब ऐसा है कि जो भी जल संरक्षण हो, जो भी हमारे तल जो पानी है, जो वर्षा का पानी है, उसको संचयित किया जाए यार, उसको स्टोर किया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए, स्ट्रक्चर किया जाए उसको। तो पहले के लोग भी तो वही करते थे। दोहन कौन करता है? औद्योगिकरण होगा तो लोग उस औद्योगिकरण के चकाचौंध में इतने ज्यादा हो जाएंगे। देख ही रहे हैं स्थिति क्या है, कोरोना महामारी तो अभी झेल ही रहे हैं सभी लोग। कभी केदारनाथ त्रासदी झेलते हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति आपके साथ जरूर खिलवाड़ करेगी। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल रिसेंटली हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। गतिविधियां देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग है तो गड्ढे बनाना, छत पर यही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण करना, और चेक डैम बनाने के लिए प्रोत्साहित करना लोगों को। ये ग्रास रूट लेवल पे जो काम होगा, जैसे मैंने कहा, शिक्षा के द्वारा, सूचना के द्वारा, प्रसारण के द्वारा, जिस तरीके से लोग हो उस तरीके से उस लोगों को जागरूक करना। संचयन की भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए अतिक्रमणों और टैंकों को सिल्ट को हटाना भी है। पानी के उन चैनलों से अवरोधों को हटाना जो जलग्रहण क्षेत्रों से पानी की आपूर्ति करते हैं, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है गतिविधियों में। और जल को वापस लाने के लिए पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं, जैसे कि छोटे कुएं और गहरे बड़े कुओं की मरम्मत करना। तो वही मैं चीजें कह रहा था कि जो पहले की चीजें ठीक थी कि आज की चीजें ठीक है। सरकार तो उसी पे बात कर रही है, जो पुरानी चीजें थी हमारी। रास्ते राहगीर गुजर जाते थे,
लोगों को पानी के लिए कभी पैसे नहीं देने पड़ते थे। और आज स्थिति देख लीजिए, हर आदमी बिस्लेरी और एक्वाफाइना लेके फिना लेके घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं है, भाई पानी खराब है। दोहन हो चुका है उस चीजों का। तो कहीं ना कहीं ये चीजें कहीं ना कहीं जैसे जैसे मैंने कहा कि समाज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और औद्योगिकरण होगा, तो लोग हर चीज को बिजनेस बना के रख लेंगे। और सरकार तो उसी को कह रही है कि आप कुओं का निर्माण कीजिए, यही तो कह रही है कि छत पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कीजिए, गड्ढे बनाइए, चेक डैम का निर्माण कीजिए, प्रोत्साहित करिए लोगों को, ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए लोगों को कहिए। और ये हमारे पूर्वज तो पहले से ही करते चले आ रहे हैं। तो वो ठीक थे कि हम लोग ठीक है? सोचिएगा इस बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, जल शक्ति अभियान सेकंड की तैयारी के लिए एक हिस्से के रूप में नेहरू युवा केंद्र संगठन दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक देश के 623 जिलों में विभिन्न जो है गतिविधियों के माध्यम से कैच द रेन जागरूकता अभियान का आयोजन करेगा। वही सब मैं जो बताया कि जो शुरू में जो लोग एसोसिएट होकर काम कर रहे हैं, तो नेहरू युवा केंद्र संगठन यही है कि मार्च दिसंबर से लेके और 21 तक जितने भी देश के जिले हैं, उन जिलों में जाएगा और वहां पे प्रचार प्रसार करेगा, आयोजन करेगा। और ईआईसी गतिविधियों में शैक्षणिक और प्रेरणादायक कार्यक्रम होगा, जन जागरूकता होगा, अभियान, दीवार लेखन, बैनर, ई बैनर, ये सब चीजें हैं वैसे कि जो जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, चाहे बैनर के माध्यम से, चाहे प्रयोग के द्वारा, जिस तरीके से हो, चाहे पेंटिंग के द्वारा, जिस तरीके से हो, दीवार में लेखन के माध्यम से, हर तरीके से बैनर, दीवार में लेखन, ई बैनर, जिस तरीके से हो वो लोग काम करेंगे। और राज्यों के प्रत्येक जिले में रेंज सेंटर खोलने का अनुरोध किया गया है। हर जिले की बात की गई है, जो सभी के लिए एक तकनीकी मार्गदर्शन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। और जाहिर सी बात होनी भी चाहिए, हर जिले में अगर होगा तो जाहिर सी बात है, अगर ग्रास लेवल पे कामें होंगी तो एक बैग तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ कुछ समय लगेगा, लेकिन चीजें अच्छी होंगी जरूर। कोशिश किया जाए तो होगा जरूर। तो ये सब चीजों की बात है, बहुत लोग एसोसिएट होकर काम कर रहे हैं और सरकार भी इसको चाहती है कि ग्रास रूट लेवल पे कम से कम आम आदमी तक उन चीजों को पहुंच सके। तो कोशिश किया जा रहा है, देखते हैं क्या होता है आगे। वही सब चीजें हैं। महत्व देख लीजिए, महत्व क्या है, अब तो समझते भी हैं, सब बता ही दिया गया है कि जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देने से युवा जल के महत्व को समझ सकेंगे। और गाड़ी जब धोएंगे तो इस महत्व के समझिए आप लोग, पानी कौन सा गाड़ी में आप लोग जो पानी हर जो देखते हैं ना, टू व्हीलर फोर व्हीलर जो गाड़ी सफाई होती है, पानी कितना बर्बाद करते हैं आप लोग। तो जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन का यूज कीजिए ना आप, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देने से युवा जो है जल के महत्व को समझ सकेंगे। जल संरक्षण के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता जल प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने की और अग्रसर करेगी, जाहिर सी बात है। और शून्य अथवा केवल सीमित पानी को परिसर से बाहर निकालने का विचार मिट्टी की नमी और भूजल स्तर में सुधार करने में मदद भी करेगा। तो जाहिर सी बात है, ये महत्व बताया गया है। कोशिश है कि हमारा ये यूथ है इस चीजों के महत्व को समझेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि ये पानी को बर्बाद मत कीजिए, जितना यूज हो उतना यूज कीजिए, क्योंकि पानी बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी के महत्व को समझने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है? तो सरकार की तरफ से मैं ही गुजारिश कर दे रहा हूँ, चलो ठीक, तो ये सब चीजें कीजिए, आप आगे बढ़ते हैं। और भी देखिए, और भी देखिए, शहरी क्षेत्रों में या सड़कों पर होने वाले जल भराव जो कि सड़कों को क्षति पहुंचाता है, को कम करेगा तथा शहरी बाढ़ को रोकने में सहायक भी होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जैसे कि जल संरक्षण हेतु उठाए गए सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम है, जो सरकार इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रही है, कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, जैसे कि मनरेगा, एमजी नरेगा जिसे कहते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा की बात कर लेते हैं, एमजी नरेगा की बात कर लेते हैं। तो सरकार के द्वारा उठाए गए जो कदम है, जिससे कि आम आदमी तक उन चीजों की पहुंच हो सके। तो वही चीजें हैं कि इसका उद्देश्य ये है कि भूजल संचयन में सुधार, जल संरक्षण, भंडारण तंत्र का निर्माण करना है, तथा इसने सरकार को अधिनियम के तहत परियोजना के रूप में जल संरक्षण की शुरुआत करने में सक्षम बनाया भी है। एमजी नरेगा साहब है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है वो यही कहता है कि इसका उद्देश्य यही था कि भूजल संचयन में सुधार हो, यानी कि धरातल का जो जल है, भूजल जो है, उसमें सुधार हो, जल का संरक्षण किया जाए, भंडारण स्टोरेज तंत्र का निर्माण करना है, इसका मेन उद्देश्य था। और सरकार को अधिनियम के तहत परियोजना के जैसे मैंने रूप में जल संरक्षण की शुरुआत में करने में सक्षम बनाया है। ठीक है, तो सरकार के द्वारा उठाए गए ये सारे मिशन है, उस पर काम भी हो रहा है अच्छे से। और भी देखते हैं क्या क्या है। जल क्रांति अभियान क्या है भैया, ये भी जान लो। इसके अंतर्गत यह ब्लॉक स्तरीय जल संरक्षण योजनाओं के माध्यम से गांव और शहरों में क्रांति लाने के लिए किया गया एक सक्रिय प्रयास है, जिसका नाम है जल क्रांति अभियान। और क्रांति का मूल मतलब ये होता है आमूलचूल परिवर्तन, किसी सिस्टम में या कहीं पर भी आमूलचूल परिवर्तन होता है, दैट इज कॉल्ड क्रांति।
तो यह क्या करता है कि ब्लॉक स्तरीय जल संरक्षण योजनाओं के माध्यम से गांव और शहरों में क्रांति लाने के लिए किया गया एक सक्रिय प्रयास है। जैसे उदाहरण के लिए इसके तहत शुरू की गई जल ग्राम योजना का उद्देश्य जल संरक्षण और पर्यवेक्षण हेतु जल की कमी वाले क्षेत्रों में 2 मॉडल गांवों को विकसित करना है। जो इसका मेन काम है कि जो भी परीक्षण हेतु जो जल की कमी वाले जो भी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में 2 ऐसे आदर्श मॉडल गांव को विकसित करना है। इसका मेन पर्पज है जल क्रांति अभियान का। अगला है राष्ट्रीय जल मिशन। ये भी देखो क्या है इसमें। इसका उद्देश्य ये है कि एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से जल का संरक्षण करना, अपव्यय को कम करना, राज्यों के बाहर तथा भीतर जल का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय जल मिशन है और सरकार इसी में पूरा कोशिश भी कर रही है, चाहे एमजी नरेगा के माध्यम से हो, चाहे जल क्रांति अभियान के माध्यम से हो, चाहे राष्ट्रीय जल मिशन के माध्यम से है। जैसे मैंने कहा कि एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से जल का संरक्षण करना, अपव्यय को कम करना, खर्च को कम से कम करना और राज्यों के बाहर तक भीतर जल का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना है। आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पानी की समस्या से आज भी ग्रसित है। अपना बुंदेलखंड का रीजन आप देख लीजिए, उदाहरण है आपके सामने। और भी देखिए, नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक क्या कहता है। नीति आयोग कब स्थापना हुई थी, कोई बता सकता है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, बताइए, कोई बता सकता है इसमें, जितने स्टूडेंट जुड़े हो। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, बताइए। कौन इसके अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट कौन होता है नीति आयोग का, अध्यक्ष कौन होता है। कई बार बता चुका हूँ, योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाया गया था। जब मोदी जी नए नए आए थे तो नीति आयोग लेके आए थे, योजना आयोग को हटा दिया उन्होंने। कहे थे कि नया, अब नीति आयोग का पेपर में पूछा गया है। ध्यान से पढ़िएगा, 1 जनवरी 2015, ठीक है। इसका उद्देश्य जल के प्रभावी उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नीति आयोग का जो समग्र जल प्रबंधन सूचकांक है, इसका यही उद्देश्य है। इसका उद्देश्य यही है कि जल के प्रभावी उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अगला जैसे है कि जल शक्ति मंत्रालय तथा जल जीवन मिशन, ये भी देख लीजिए आप। इसका है कि गठन जल के मुद्दों से समग्र रूप से निपटने के लिए किया गया था। और जल जीवन मिशन का लक्ष्य ये है कि 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित करें। ये पढ़ा भी चुका हूँ आप लोगों को कि 2024 तक भारत के हर घरों में पाइप द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाए। भारत गांव का देश है, कोशिश है कि जल्दी ये वो काम हो। अगला है अटल भूजल योजना। ये भी देख लीजिए कि यह योजना जल उपयोगकर्ता संघों, जल बजट, ग्राम पंचायत वार जल सुरक्षा योजना की तैयारी और कार्यान्वयन के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल के अस्थायी प्रबंधन हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये भी आप आराम से देख लीजिएगा। तो जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं राष्ट्रीय जल मिशन कैच द रेन का, तो सरकार के द्वारा जो प्रयास है कि इन योजनाओं पे जिस तरीके से हो उस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे इसमें काम हो। इसीलिए नीति आयोग का जो है समग्र सूचकांक जल प्रबंधन सूचकांक था, या एमजी नरेगा स्कीम थी आपकी, या जल शक्ति मंत्रालय का जल जीवन मिशन है, या अटल जल भूजल योजना है, सारे को पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आपको इससे में काम देते हैं चीजें, ठीक है। तो आप आराम से इस चीजों को पढ़ लीजिएगा। और भी देखिए जल शक्ति अभियान, ये 2019 जुलाई 2019 में देश में जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए एक अभियान के रूप में इसको शुरू किया गया था, जल शक्ति अभियान, ठीक है। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार देख लीजिए क्या है भैया। इस पुरस्कार का आयोजन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इतना तो लंबा चौड़ा जो मंत्रालय है उसका नाम तो आपको जरूर याद रखना चाहिए कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो आपका जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और ये देश भर में व्यक्ति और संगठनों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों और प्रयासों तथा जल समृद्ध भारत के लिए सरकार के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय जल पुरस्कार, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए किस किस मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। और इसका मतलब काम क्या है कि यह देश भर में व्यक्तियों और संगठन, जो व्यक्ति है या संगठन द्वारा जो अच्छे कार्य किए जा रहे हैं उनके प्रयासों को समृद्ध, जल समृद्ध भारत के लिए सरकार के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जल शक्ति अभियान मोदी जी हमारे हैं, देख ही रहे हैं। अगला पढ़ा है तो बोलो, पढ़ा दिया जाए इसको। लास्ट है बेटा, टेंशन ना लिया करो, ठीक है। चलो, ई सेवा केंद्र है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। क्या है ई सेवा केंद्र, बस लास्ट है, पढ़ लेते हैं इसको भी। ई सेवा केंद्र के बारे में, ठीक है। क्या है ई सेवा केंद्र, सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं इस सेवा केंद्र के माध्यम से, चर्चा में क्यों है। हाल ही में त्रिपुरा, त्रिपुरा के बारे में आपको बताइए कि राजधानी कहाँ है त्रिपुरा की, आपको बता भी चुका हूँ। तो ट्रेन को भी बहुत सारी ट्रेनें स्टार्ट हो गई हैं, मतलब एक ट्रेन का अभी हाल ही में बताया भी था रिसेंटली आपको,
आप लोग को याद होगा, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में कोई पाइपलाइन भी बीच हुई है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, वहां के सीएम कौन है, वहां के राज्यपाल कौन है? तीन चीजों का आप आंसर मुझे तुरंत दीजिए। त्रिपुरा, त्रिपुरा, बताइए राजधानी क्या है? अगरतला, वेरी गुड। सीएम कौन है? हम्म सरकार बदली है वहां पे, पता ही होगा आपको, बीजेपी की भी सरकार वहां बन गई, बनी है ऑलरेडी, चल रही है वहां पे। ठीक। हाल ही में त्रिपुरा के उच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा भैया? भारत के मुख्य न्यायाधीश का। तो मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है भारत के इस समय? बताइए कौन है इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के, कौन है? उनका क्रम क्या है, मतलब अभी तक कितने लोग बन चुके हैं, क्योंकि पेपर में ये भी पूछता है। चलिए आंसर दीजिए, तब तक पढ़ा ही रहा हूँ आप लोग को, आंसर कुछ आप लोग भी दीजिए। पहला कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है, त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है, त्रिपुरा के सीएम कौन है, और त्रिपुरा के बारे में ये कि त्रिपुरा के जो उच्च न्यायालय ने क्या कहा है कि उच्च न्यायालय में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है वहां के हाई कोर्ट में। भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए, उनका क्रम क्या है, अभी तक जितने लोग मुख्य न्यायाधीश बने हैं, क्योंकि पेपर में ये भी पूछ दे रहा है आजकल। क्रम क्या है, मतलब अभी तक जितने लोग बने हैं, उसमें कौन कौन सा क्रम था? इसके पहले जो थे, मान लीजिए तरुण गोगोई साहब थे, उसके बाद कौन आए हैं, बताइए आप लोग। हाँ, तरुण गोगोई साहब, हाँ, राजसभा में चले गए हैं वो। उनका क्रम मतलब उसके बाद कौन, जो नंबर मान लीजिए वो 16 नंबर पे है या 20वें नंबर पे, जो जिस नंबर पे भी है, मान लीजिए 47वें पे ही हो, जो आएंगे तो 48वां ही तो आएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ वो किस नंबर पे है, मैं 47 48 नहीं जानता, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस नंबर पे उनका नाम क्या है, जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिनसे हम उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि हमारा एक पिलर है न्यायपालिका, जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। कुछ भी होता है तो हम न्यायपालिका के शरण में ही जाते हैं। तो आप बताइए कि वर्तमान में हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम क्या है, वो क्रम क्या है उनका, अभी तक जितने लोग बने हैं, मतलब बताइए। तो जैसे मैंने कहा कि त्रिपुरा के उच्च न्यायालय में इसकी स्थापना की गई है ई सेवा केंद्र की, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब के द्वारा। अरविंद जी हैं, अरविंद बोबडे, अरविंद केजरीवाल, हाँ। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिनको नहीं पता हो बेटा, घर पे जाके एक बार थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करना, आप कोशिश करो बेटा, क्योंकि आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग को इतना चाहिए कि कम से कम छोटी छोटी चीजें तो पता हो कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, विप्लव देव वहां पे है सीएम। ई सेवा केंद्र के बारे में जानिए। प्रायोगिक आधार पर प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालयों में और एक जिला न्यायालय में ई सेवा केंद्र बनाए गए हैं। यानी कि जो भी राज्य है, हर राज्य के उच्च न्यायालय में और एक जिला न्यायालय में, ठीक है, ई सेवा केंद्र बनाए गए हैं। ये केंद्र सभी प्रकार की कानूनी सहायता प्रदान करेंगे और आम वादियों तथा अधिवक्ताओं के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में सेवा करने के लिए समर्पित भी है। भाई इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही होगा, जाहिर सी बात है। इसीलिए ये कि जो केंद्र होंगे, ई सेवा केंद्र, उसका काम यही होगा कि कानूनी सहायता प्रदान करेंगे। ये ई सेवा केंद्र का काम यही होगा कि कानूनी सहायता आपको प्रदान करेंगे, और आम जो वादी होंगे या अधिवक्ता जो होंगे, उनके लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में सेवा करने के लिए ये समर्पित भी होंगे, ताकि लोग उस चीजों के महत्व को समझ सके, क्योंकि बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता अल्लाह के बारे में। तो ये उनके लिए काम करेंगे ई सेवा केंद्र। ठीक है, ये प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालयों में, हाई कोर्ट में और एक जिला न्यायालय में ई सेवा केंद्र बनाए गए हैं। और ये क्या करेंगे, केंद्र सभी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए, किसी भी प्रकार की आपको कानूनी सहायता चाहिए, आप वहां पे जाइए, प्रदान करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि आम वादियों तथा अधिवक्ताओं के लिए एक कॉमन रूट स्टॉप, कॉमन वन स्टॉप सेंटर के रूप में सेवा करने के लिए ये समर्पित भी रहेंगे, ई सेवा केंद्र। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मुकदमों की स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने और निर्णय और आदेशों की प्रतियां प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो क्योंकि आज की डेट में देखिए, इतने साल हो गए, लोग अभी भी नहीं समझ पाते उन चीजों के बारे में, तो भाई उन चीजों को बताएंगे ये लोग। तो ये मुकदमों, क्योंकि मुकदमों की स्थिति तो भारत में बहुत अच्छी है, आपको पता ही होगा। ये मुकदमा लड़ते लड़ते आदमी, खैर क्या मैं बोलूं, ये मुकदमों की स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने और निर्णय और आदेशों की प्रतियां प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह केंद्र मामलों की ई फाइलिंग में सहायता भी करते हैं। ठीक है, और यह केंद्र आम आदमी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम और न्याय तक उसकी पहुंच के अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि आम आदमी को पता नहीं होता उन चीजों के बारे में। इतने ला है, इतने कानून है, क्या पता होगा उसको, नियम कानून तो पता ही नहीं है आम आदमी को। इसीलिए उनकी हाथ सहायता करने में ये मददगार साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये
करेंगे क्या केंद्र आम आदमी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम और न्याय तक उसकी पहुंच के अधिकार का प्रतिबद्ध, क्योंकि लोगों को अपने अधिकार ही नहीं पता है, लोग अपने फंडामेंटल राइट तक नहीं पता है। तो ये उनके फंडामेंटल राइट्स, उनके अधिकार उनको बताएंगे एटलीस्ट कि यार तुम आप ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा आपको, वरना उलझते रह जाएंगे इन न्यायपालिका के चक्कर में, तारीख पे तारीख बढ़ती रह जाएंगे। तो ये उनका काम करेंगे ई सेवा केंद्र वाले। ठीक है, तो ये क्या करेंगे सबसे पहले कि ये मुकदमे की स्थिति के बारे में, उसकी स्टेटस क्या है, इस समय क्या चल रहा है पैरवी आपकी, उसकी जानकारी प्राप्त करने और निर्णय और आदेशों की जो प्रतियां है प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। ये ई फाइलिंग में भी सहायता करेंगे और ये आम आदमी के लिए महत्वपूर्ण कदम और न्याय तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करने का भी अधिकार का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो ये काम ये लोग करेंगे ई सेवा केंद्र वाले। और देखिए क्या देखना है, कानूनी सेवाएं प्रदान के लिए अन्य तकनीकी पहले हैं सरकार के द्वारा, जैसे कि टेली लॉ कार्यक्रम है, टेलीफोनिक जाहिर सी बातें हो सकता है कि मुकदमेबाजी पूर्व चरण में मामलों को संबोधित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा टेली लॉ कार्यक्रम शुरू किया गया था। मतलब कहने का मतलब है कि एक आम आदमी को वो मूलभूत सुविधाएं मिले जो वो चीजें नहीं समझ पाता है वो, तो भाई वो किसके पास जाएगा वो चीजों को परामर्श लेने के लिए। इसलिए सरकार के द्वारा उन चीजों को सरल बनाने के लिए टेली लॉ कार्यक्रम भी उस समय चालू किया गया था बहुत पहले। ये मुकदमाजी पूर्व जो है, मुकदमेबाजी पूर्व चरण में मामलों को संबोधित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से, कौन है मंत्री जी कोई बता सकता है हमें? वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास है? ये MeitY किसके पास है, कौन है मंत्री जी हमारे? नाम बताइए, क्या नाम है उनका? तो उनके सहयोग से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा टेली लॉ कार्यक्रम शुरू किया गया था कि भैया फोन लगाइए, घुमाइए और पूछिए उनसे क्या जो पूछना है आपको, क्योंकि नियम कानून बहुत लोगों को नहीं पता होता है। अगला जो था वकीलों को वादियों से संबंधित करना था, ये भी था। यह एक ऐसी सेवा है जो वकीलों को सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और टेलीफोन सेवाओं की सुविधा प्रदान कर रही है। सोचिए, ऑनलाइन होगा सब कुछ। इस सेवा का उद्देश्य विशेष रूप से हाशिए और वंचित वर्गों तक न्याय की पहुंच उपलब्ध कराना है। मैं कह रहा हूँ ना कि तारीख पे तारीख पड़ेगा, पैसा उसको देना पड़ जाएगा। वकीलों को आपको पता ही है, सब कहानी तो पता ही है आप लोगों को। तो ये क्या करेगा, वकीलों को और वादियों से संबंधित करने का काम भी एक तरह से करेगा। जैसे यह एक ऐसी सेवा है, एक ऐसी सर्विस है जो वकीलों को सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जैसे आप लोग जैसे मुझसे पढ़ रहे हैं ना, ऑनलाइन ही तो पढ़ रहे हैं, भारत के सुदूर किसी भी क्षेत्र में रहते होंगे, मेरी बात को सुन रहे होंगे आप अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर रहे होंगे आपको किसी महानगर की जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं अकेडमी के साथ। तो वैसे ही ये वकीलों को वादियों से संबंधित करेंगे, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन सेवाओं के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करेंगे। और इसका सेवा का उद्देश्य यही है कि विशेष रूप से जो हाशिए पे व्यक्ति है, जो वंचित व्यक्ति है, जो वो उतना खर्चा नहीं कर पाएगा अपने अपने हक अधिकार के लिए, क्योंकि वकीलों को जो फीस भी देना होता है वो नहीं पेड कर पाएगा, तो उस तक वहां तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए, उनकी पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ये सब सेवाएं उनको दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? टेली लॉ कार्यक्रम, वकीलों को वादियों से संबंधित करना, जितने भी चीजें आपको बता रहे हैं ई सेवा केंद्र ये क्या काम करेंगे, सारे डिटेल आप लोग को बता चुका। ठीक है, आगे देखते हैं। टेली लॉ देख लीजिए, रीचिंग द अनरिच्ड, जहां तक वंचित लोगों तक पहुंच, वैसे ज्यादा बेनिफिशियल, मतलब लाभार्थियों की आवाज। ठीक है, तो जो भी बेनिफिशियरी होंगे उनकी जो आवाज है, उनकी आवाज को भी ये बताएंगे टेली लॉ वाले। और भी देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर सभी लोग जानते भी होंगे। इस कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटरों के विशाल नेटवर्क पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन इंस्टेंट कॉलिंग सुविधाओं की स्मार्ट तकनीक का उपयोग वंचित समूहों, कमजोर, अपर्याप्त समूह और समुदायों को न्याय व्यवस्था से जोड़ने के लिए किया गया है। सभी लोग जानते भी होंगे कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में। अगला है ई कोड परियोजना, ये भी देख लीजिए। ई कोड परियोजना की अवधारणा उच्चतम न्यायालय की ई कमेटी द्वारा प्रस्तुत भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2005 नामक रिपोर्ट के आधार पर ली गई थी, और यह अखिल भारतीय परियोजना है जिसकी निगरानी और वित्त पोषण विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा की जाती है, ई कोड परियोजना की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉमन सर्विस सेंटर भी और ई कोड परियोजना की। तो कॉमन सर्विस सेंटर तो मैंने बता ही दिया कि भैया आपके कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत लेवल तक, पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटरों के विशाल नेटवर्क पर वीडियो कॉलिंग जो है आपकी, कॉन्फ्रेंसिंग जो है या आपकी टेलीफोन कॉलिंग सुविधाएं होंगी, उसकी स्मार्ट तकनीक का उपयोग वंचित समूहों, कमजोर, अप्रयास समूह और समुदायों को न्याय व्यवस्था से जोड़ने के लिए किया गया है। और जैसे मैंने कहा ई कोड परियोजना, इस परियोजना का वही एक उच्चतम न्यायालय की ई कमेटी द्वारा प्रस्तुत जो है भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICTC के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2005
नामक रिपोर्ट के आधार पर ली गई थी इसकी ई कोड परियोजना। और यह अखिल भारतीय परियोजना है जिसकी निगरानी और वित्त पोषण जो है विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा किया जाता है। इसको भी आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट? तो भाई मेन मोटो तो एक ही है कि गरीब से गरीब और वंचित से वंचित व्यक्ति को भी न्याय मिले, ताकि उसको इधर उधर भटकना न पड़े। क्योंकि स्थिति ऐसी है कि आज भी व्यक्ति उसके बारे में जागरूक नहीं है। और आज भी भाई जागरूक नहीं है तो उसको तो सर्विसेज देना पड़ेगा ना सरकार को, वरना तारीख पे तारीख चलता चला जाएगा। आपको भी पता है कहानी क्या चलता है। तो यही सब चीजें हैं। परियोजना का उद्देश्य देख लीजिए। ये ई कोड प्रोजेक्ट वादी चार्टर्ड के माध्यम से विस्तृत रूप से कुशल और समयबद्ध नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। न्यायालयों में निर्णय समर्थन प्रणाली को विकसित और स्थापित करना इसका उद्देश्य है। अपने हितधारकों को सूचना की पारदर्शिता और पहुंच प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं को स्वचालित करना इसका उद्देश्य है। और न्यायिक वितरण प्रणाली को सस्ती, सुलभ, लागत प्रभावी, पूर्ण में विश्वसनीय और पारदर्शी बनाकर गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप से न्यायिक उत्पादकता को बढ़ाना है। मेन उद्देश्य ये है कि आम आदमी को कम खर्च में वो सारी सुविधाएं उसको मिल जाए, उसको कुशल और समयबद्ध नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान उसको मिल जाए। और न्यायालयों में निर्णय समर्थन प्रणाली को विकसित और स्थापित करना, क्योंकि न्यायालय की स्थिति आपको पता है कि इतने सारे केसेज हैं कि खैर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप लोग समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर तो आगे यही बढ़ेंगे, क्लास को ऑफ किया जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि क्लासेस शॉर्टेज एकदम छोटे छोटे लिए जाएंगे। ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। जो भी एक बार जुड़ जाइए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको लेना होगा इस टेलीग्राम पे आप ले सकते हैं। बाकी कुछ पूछना होगा और इसके और भी बेनिफिट मैं बता देता हूँ। इसका बेनिफिट यही है, जैसे इस सेवा के अंदर सारा डिटेल तो पढ़ा दिया, आराम से उसको पढ़िएगा। कोई भी क्वेरी हो तो अभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए इस सेवा के अंदर परियोजना के उद्देश्य जैसे मैंने बता दिया। और दूसरा एक चीज है कि लगातार क्लासेस चल रहे हैं, करंट अफेयर का सेशन चल रहा है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि बहुत सारे बच्चे का मेंस चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, प्रीलिम्स का जगह चल रहा है, सभी को देखते हुए सब चीजें चलाई जा रही हैं। उसको पार्ट को हमेशा कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, आप लोग आराम से बने रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग मेरे साथ बने हैं, यकीन मानिए सब कुछ अच्छा जाएगा। और जो क्वेश्चंस आपसे बीच बीच में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। नहीं पता हो तो घर पे जाके एक बार सर्च कीजिए आप। चाहे वो वर्ल्ड बैंक का पूछा मैंने, चाहे आपको सूचना और संचार मंत्रालय के बारे में आपसे पूछा, आईसीटी के बारे में मंत्री जी कौन है, या जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में घर पे जाके एक बार सर्च कीजिए। बाकी ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम का लिंक से जुड़िए। जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी टाइमिंग, डेट, टेलीग्राम का लिंक जो दे ही दिया हूं मैं आपको, सब कुछ इसी पे, पीडीएफ क्लास का सब कुछ इस पे मिल जाएगा। ये कोड है, इस कोड का यूज कीजिए कि अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% आपको बचा भी सकते हैं। PG01 कोड है मेरा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप लोग कुछ भी पूछने के लिए। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।